उसका वो शौहर मोहतरम उसकी इस्त्री की हुई शर्ट नहीं पहनता, उसकी बनाई हुई बिरयानी नहीं खाता, लेकिन रात को 2 बजे बिरयानी बड़े शौक से खाई जाती है। उससे नजरें बचा बचा के कीमा अपनी प्लेट में डाला जाता है। उसके हाथों की चाय पी जाती है। कब तक बचेंगे आप शहरी बाबू, वो इस्त्री करते हुए सोच रही थी। उसके सारे के सारे कपड़े इस्त्री करने के बाद वो उन्हें वापस अलमारी में रखाई। वो बेदार हो चुका था क्योंकि वॉशरूम से आवाज आ रही थी। वो नीचे किचन में उसके लिए नाश्ता लगाने चली आई। वॉशरूम से निकलकर उसने अलमारी खोली और एक शर्ट निकाल कर पहनने लगा। तब उसे एहसास हुआ कि ये उस लड़की ने इस्त्री की है। उसने एक और शर्ट निकाली, वो भी इस्त्री शुदा मिली। फिर तीसरी, चौथी, उसके सारे के सारे कपड़े इस्त्री हो चुके थे। उसे थोड़ा गुस्सा भी आया और हैरत भी हुई। जाने कब उठ के उसने ये सारे कपड़े इस्त्री किए, लेकिन वो भी एक नंबर का जिद्दी था। उसने वही पुरानी शर्ट पहन ली जो उसने कल से पहनी हुई थी। जब वो सीढ़ियां उतरकर नीचे जा रहा था तो उसने देखा वो उसे गौर से देख रही है, और ना सिर्फ देख रही है बल्कि मुस्कुराहट जब्त करने के लिए मुंह पर हाथ रखे हुए है। वो कतई तौर पर उसे नजरअंदाज करता हुआ खाने की टेबल पर जाकर बैठ गया। वो अंदर से उसके लिए नाश्ता ले आई। आज उसने नाश्ता खुद नहीं बनाया था। जब उसके हाथ की बनी बिरयानी वो खा सकता है, चाय पी सकता है, तो नाश्ता क्यों नहीं। वो नाश्ता रख कर अंदर चली गई, जबकि वो आराम से नाश्ता करने लगा। नाश्ते के बाद वो ऑफिस के लिए निकल गया, जबकि वो टेबल पर से बर्तन समेटने लगी। सारे काम मुकम्मल करने के बाद उसने डरते डरते टीवी ऑन किया। टीवी पर खूबसूरत तस्वीरें देखकर वो वहीं सोफे पर बैठ गई। कोई गानों का चैनल लगा था। वो हैरान होकर पूरी तरह से टीवी पर मतवज्जा थी। वो हीरो और हीरोइन को बेहुदा डांस करते देखकर उन्हें दिल ही दिल में मलामत कर रही थी और काफी शर्मा भी रही थी। हालांकि घर में उस वक्त कोई भी नहीं था, फिर भी वो बार बार इधर उधर देख रही थी। कल इफ्राहिम ने जो उसे चैनल बदलना सिखाया था, तो उन्हीं बटनों को दबाते हुए वो मुख्तलिफ चैनल्स तब्दील करती रही। अचानक फोन की घंटी पूरे घर में गूंज उठी। उसने हैरान होकर पीछे देखा और नजरअंदाज कर दिया। ट्रिन ट्रिन ट्रिन, एक बार घंटी सुनाई थी। इस बार वो बिदक कर सोफे से खड़ी हुई। घबराहट के मारे उसे पसीना आ गया। वो समझ ना सकी ये ट्रिन ट्रिन की आवाज कहाँ से आ रही है। कहीं कोई जिन भूत तो नहीं है इस घर में। वो डरते डरते इधर उधर देख रही थी। घंटी एक बार फिर सुनाई दी। अब की बार वो चीख मार कर पीछे हटी। घंटी मुसलसल बजती ही जा रही थी। उसने आवाज का ताक्कुब करने की कोशिश की, तब उसे पता चला ये घंटी की आवाज उस छोटे डब्बे से आ रही है। कुछ सोचने पर उसे याद आया, ऐसा ही एक डब्बा उसकी सहेली नजमा के घर भी था, जिससे वो अपने अब्बू जो सऊदी अरब में थे उनसे बात करती थी। लेकिन इससे बात कैसे होती है, वो सोच रही थी जबकि घंटी बजे जा रही थी। उसने दरूद पाक का विर्द करते हुए उस छोटी सी चीज को उठा लिया जो उसके ऊपर रखा था। तब उसे आवाज सुनाई दी, हेलो हेलो, कौन है, बात करो। वो इस आवाज को पहचान गई। ये इफ्राहिम की आवाज थी। जी आप, वो, उसने कुछ कहना चाहा, जबकि वो उसकी बात काट कर बोला, सुनो, शाम को मेरे ऑफिस के कुछ दोस्त खाने पर आ रहे हैं। होटलों का खाना वो नहीं खाते, अगर तुम बना सको तो। जी हम बना देंगे, वो जल्दी जल्दी बोली। ठीक है, मैं भी आ जाऊंगा जल्दी। जो सामान खत्म हो चुका है वो बताओ, मैं आते वक्त ले आऊंगा। उसने जो सामान खत्म हो गया था वो उसे बताया। आखिर में वो पूछने लगा, बस और तो कुछ नहीं। तब वो बोली, जी वो, ये टीवी बंद कैसे होता है। उसने चला तो लिया था, अब उसे बंद करने का नहीं पता था। कल उसने पूछा नहीं था। उसी बटन से जिससे तुमने ऑन किया है, उसने संजीदगी से कहकर फोन कट कर दिया। उसने भी वो चीज दोबारा अपनी जगह पर रख दी। उसे वैसे तो उसकी आवाज हमेशा से पसंद थी, लेकिन फोन पर उसकी आवाज उसे हमेशा से भी ज्यादा अच्छी लगी। और उसका इस तरह उसे खाना बनाने का कहना, ये बात भी उसे अच्छी लगी। टीवी बंद करके वो सीधा किचन में घुस गई। सामान चेक करने लगी और अपनी जरूरत की तमाम अशिया अलग करने लगी। कोई मेहमान पहली बार घर आ रहा था, इसलिए वो कोई भी कमी छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने बहुत सा सामान इस्तेमाल के लिए अलहदा करके रख दिया। उसे मस्जिद से अजान की आवाज सुनाई दी। सारे काम छोड़कर वो नमाज अदा करने अपने कमरे में चली गई। वो नमाज को अपनी हर जरूरी से जरूरी काम पर तरजीह देती थी। उसके मामू ने बचपन में उसे एक बात सिखाई थी, जो उसने एक गांठ से बांध कर महफूज कर ली थी। हम इंसान भी बहुत अजीब होते हैं, कामयाबी को हर जगह ढूंढते हैं, हालांकि हमें दिन में 10 बार आवाज आती है, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। हम इस आवाज को हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं। हम अपने 24 घंटों पर मुश्तमिल तवील दिन में से सिर्फ 1 घंटा भी उस खुदा को नहीं दे सकते जो हमें इतना कुछ देता है। वो हमें नमाज की तरफ बुलाता है, हम इनकार कर देते हैं, और उसकी रहमत तो देखो,
वो फिर भी हमें खाना देता है, हमारी जरूरियात पूरी करता है। अगर वो हमसे कहे आज तो आपने नमाज नहीं पढ़ी, आज आपको खाना क्यों दूं, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी किताब में 99 नामों में से एक नाम रहमान भी है। ये बात उसके मामू ने इस अंदाज से समझाई थी कि वो दोबारा कभी अपनी कोई नमाज नहीं छोड़ सकी। वो जो भी काम कर रही होती, अजान की आवाज सुनकर वो काम अधूरा छोड़कर नमाज अदा करने चली जाती। नमाज अदा करके वो एक बार फिर किचन में आई। वो अलमारी में से खूबसूरत बर्तन भी निकालने लगी। अपनी तरफ से वो जितना समझ सकती थी उतना करने लगी। उसे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी तो किचन से बाहर निकल आई। इफ्राहिम बैग उठाए अंदर आ रहा था। उसने बताया था कि वो जल्दी आएगा, लेकिन इतनी जल्दी आएगा ये उसने नहीं सोचा था। वो किचन में से उसके लिए एक गिलास पानी ले आई। उसने एक नजर पानी को और एक नजर उसे देखा, फिर पानी पी लिया। वो खाली गिलास लेकर जब वापस पलटने लगी तो उसने आवाज देकर उसे सोफे पर बैठने को कहा। वो झिझकते हुए सोफे पर बैठ ही गई। सुनो, मेरे ऑफिस के कुछ दोस्त शाम को खाने पर आएंगे। वो लोग 10-12 के करीब होंगे। मैं नहीं चाहता कि उन लोगों के सामने हमारी शादीशुदा जिंदगी के गलत असरात पड़े, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे से तैयार हो जाना। कपड़े भी मैं ला दूंगा। और एक बात, नीले रंग के कपड़ों के साथ काले रंग की आई शेड कोई नहीं लगाता, ओके? वो गौर से उसकी बात सुन रही थी। वो उसे कल के मेकअप की बात जता रहा था। अच्छा छोड़ो, मैं तुम्हें ब्यूटी पार्लर ले जाऊंगा, वहां से तैयार हो जाना। और अभी उनके आने में काफी वक्त है। जी, कौन सा पार्लर? पार्लर नहीं, ब्यूटी ब्यूटी पार्लर। उसने एक एक लफ्ज करके उसे अलग से समझाने की कोशिश की। ब्यूटी पार्लर जी, उसने सवालिया अंदाज में पूछा, जबकि उसने जोर से अपने माथे पर हाथ मारा। ब्यूटी नहीं, ब्यूटी। अच्छा छोड़ो इस बात को, तुम उन लोगों के सामने कोई बात नहीं करोगी, ओके? अगर तुम बात करोगी तो उन्हें पता चल जाएगा कि तुम अनपढ़ हो। सलाम दुआ के अलावा और कोई भी बात नहीं करोगी तुम। और सलाम दुआ भी मध्यम आवाज में करना, वैसे नहीं जैसे फोन पर चिल्ला चिल्ला कर बात कर रही थी। कोई बहरा नहीं होता, ओके? उसने अपनी गर्दन हिलाई। और इतने लोगों का खाना बना लोगी? जी हम बना लेंगे। ठीक है, तुम अभी से तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि वक्त बहुत कम है और बाद में ब्यूटी पार्लर भी जाना है, ओके? वो हुक्म सादिर करके कमरे में फ्रेश होने चला गया। वो भागती हुई किचन में चली गई। उसके पास जनाब के कहे हुए किसी भी बात को सोचने का वक्त नहीं था। जल्दी जल्दी वो हाथ चलाने लगी। उस वक्त मगरिब की अजान हो रही थी जब वो किचन से बमुश्किल फारिग हुई। कई किस्म के खाने वो बना चुकी थी। मीठे में भी बहुत कुछ बनाया था उसने। खाना अच्छा है या बुरा ये फैसला वो नहीं कर सकती थी। इस फैसले का हक उन मेहमानों को था। उसने तो अपने गांव के मुताबिक सारे खाने बनाए थे, लेकिन साथ ही साथ वो डर भी रही थी, पता नहीं उन लोगों को खाना पसंद आएगा भी या नहीं। वहां की बात अलग थी। वहां गांव में तो सभी उसके हाथ के बने खानों की तारीफ करते थे और आस पास के पड़ोसी तो उससे फरमाइश करके मुख्तलिफ पकवान बनवाते थे। लेकिन ये शहर है, यहाँ का तर्ज जिंदगी मुख्तलिफ है। यहाँ गांव के देसी खानों को पसंद नहीं किया जाता होगा। मगरिब की नमाज अदा करके वो एक बार फिर किचन में आई। वो उन चीजों का जायजा लेने लगी तो वो भी किचन में आ गया। अब वो उससे एक एक चीज के बारे में पूछ रहा था, साथ ही साथ अपनी राय के साथ साथ उसे खसूसी नसीहतें भी कर रहा था। अच्छा खाना तो बन गया, अब चलो ब्यूटी पार्लर। उसने बिरयानी टेस्ट करके कहा। जी अच्छा, हम तैयार होकर आते हैं। मोहतरमा आप तैयार होने के लिए ही ब्यूटी पार्लर जा रही हैं? चलो, थोड़ी देर में वो लोग आ जाएंगे, देर हो रही है। वो किचन से बाहर निकल गया जबकि वो उसके पीछे पीछे पोर्च में आई। वो उसके लिए कार का दरवाजा खोल चुका था। वो बैठ गई। वो जिंदगी में पहली बार कार में बैठ रही थी, इसलिए नहीं जानती थी कि कार में बैठने के क्या तरीकेकार होते हैं, और वो थोड़ा डर भी रही थी। उसने बैक व्यू मिरर से उसे देखा और गाड़ी स्टार्ट करके सड़क पर ले आया। वो दोनों हाथों से सीट को काबू करके बैठी थी, जबकि वो उसकी इस हरकत को नोट कर चुका था। मिसबानी साहिबा, ये कार है, मोटरसाइकिल नहीं है। आप अगर हाथ छोड़कर बैठेंगी तब भी नहीं गिरेंगी। उसने तंजिया लहजे में उसे मुखातिब किया। उसने डरते डरते हाथ छोड़ ही दिए। आपको गाड़ी चलाना अच्छे से आता है ना जी? उसने घबराते हुए पूछा, जबकि वो बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। नहीं, मुझे तो नहीं आता गाड़ी चलाना। इस वक्त गाड़ी को एक फरिश्ता चला रहा है। क्या पता कब ये किसी बड़े से ट्रक से टकरा जाए और आप ब्यूटी पार्लर की जगह ऊपर पहुंच जाए। इसलिए दरूद का विर्द जारी रखिए। उसने तो यूं ही मजाक किया था, जबकि वो सचमुच दरूद पढ़ने लगी। पता नहीं कहां से पकड़ के लाई है दादी इस अनमोल तोहफे को, उसने दिल ही दिल में सोचा और गाड़ी पार्लर के सामने रोक दी। पहले वो खुद गाड़ी से नीचे उतरा, फिर उसके लिए दरवाजा खोल दिया।
वो भी होंठ हिलाती नीचे उतरी। वो उसकी तकलीद में चलती हुई अंदर दाखिल हुई और इतने आलीशान, इतने खूबसूरत फूलों से सजे उस पार्लर को देखकर हैरान रह गई। वो घूर घूर कर मेकअप करवाती लड़कियों को देख रही थी। कितनी पुरएतमाद और बोल्ड लड़कियां थीं जो अंग्रेजी में बात कर रही थीं, हंस रही थीं, मुस्कुरा रही थीं। उसे रश्क महसूस हुआ उन सभी लड़कियों पर जो इतनी खूबसूरत थीं, इतनी पुरएतमाद, इतनी अच्छी इंग्लिश बोलती थीं। इन सब के शौहर तो इन्हें बहुत पसंद करते होंगे, उसने दिल ही दिल में सोचा। काश मैं भी इन सब में से एक होती, मैं भी इतनी अच्छी इंग्लिश बोल सकती। काश मैंने भी किसी बड़े इदारे से कोई बड़ी डिग्री हासिल की होती तो इफ्राहिम मुझे बहुत पसंद करता। उन मॉडर्न लड़कियों को देखकर बेसाख्ता उसके दिल में एक अजीबो गरीब ख्वाहिश पैदा हुई। उसने गर्दन मोड़कर इफ्राहिम को देखा जो उस पार्लर वाली से इंग्लिश में कोई बात कर रहा था। कितना खूबसूरत लग रहा था इफ्राहिम। इस वक्त इसके साथ तो इन सब में से मौजूद कोई लड़की खूबसूरत लगती, उस जैसी अनपढ़, जाहिल, देहाती हरगिज नहीं। सुनो, मैं जा रहा हूँ, 1 घंटे बाद तुम्हें लेने आऊंगा, ठीक है? यही अंदर इस कुर्सी पर बैठकर मेरा इंतजार करना, कहीं बाहर मत निकल जाना, ओके? उसने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। उसने इस बात में गर्दन हिलाई और वो मुतमईन होकर चला गया। फिर वो लड़की जिससे अभी थोड़ी देर पहले वो बात कर रहा था, वो उसे एक दूसरे कमरे में ले गई। उस कमरे में हर तरफ खुशबू ही खुशबू थी। उस लड़की ने उसे एक कुर्सी पर बिठा दिया। उसने आईने में खुद को देखा तो बेख्तियार आंखें बंद कर दी। उसे नहीं पता वो लड़की उसके साथ क्या क्या करती रही। कभी उसके बालों पर कोई मशीन चलाती, तो कभी रुखसार पर कोई क्रीम लगाती, तो कभी आंखों पर। उसके लिए ये सब नया था। उसकी नजर में मेकअप, लिपस्टिक और आई शेड तक ही महदूद था। लेकिन वो बेवकूफ थी। आई शेड और लिपस्टिक तो कुछ भी नहीं, यहाँ तो और भी तरह का मेकअप होता था। 1 घंटे बाद जब वो मुकम्मल तौर पर तैयार हुई तो आईने में खुद को देखकर साकत रह गई। वो इतनी खूबसूरत भी लग सकती है, ये बात उसे पहले कभी मालूम नहीं थी। बस वो आईने में खुद को देखती रही। उसे यकीन नहीं आ रहा था आईने में खड़ी वो हसीन और जमील लड़की कोई और नहीं, वो खुद है। मेकअप से उसका खूबसूरत चेहरा निखर आया था। काले रंग की रेशमी फ्रॉक के साथ वो किसी परिस्तान की परी लग रही थी। मेहमानों के चले जाने के बाद वो किचन में आई। बहुत काम बाकी पड़ा था। उसने सारे बर्तन समेटे, किचन में बिखरी चीजें समेटी। वो बाहर टीवी पर बैठा बिना दिलचस्पी से चैनल तब्दील कर रहा था। उसने महसूस किया कि उसकी निगाहें टीवी पर बिल्कुल नहीं है, पता नहीं कहाँ है। वो कई मर्तबा किचन में भी झांक कर देख चुका था। वहां से बर्तन खटकने की आवाजें आ रही थी। शुक्र है दादी की बहू ने उसके दोस्तों के सामने कुछ तो लाज रखी, नहीं तो वो तो बहुत डर रहा था। पता नहीं क्या होगा, कैसी हरकतें करेगी वो। अचानक से उसके दोस्तों ने नई शादी की खुशी में उससे ट्रीट की फरमाइश कर दी और उसने पता नहीं कैसे हाँ कर दी। वो टीवी देख देख कर बेजार हो चुका था। उसके कदम बेइख्तियार सी कैफियत में किचन की तरफ बढ़ने लगे। उसे किचन के दरवाजे पर देखकर उसने बर्तन धोना रोक कर गौर से उसे देखा। जी, कुछ चाहिए आपको? उसने उस लड़की की आवाज सुनी। वो हाँ या ना कुछ नहीं बोल सका। क्या बोलता, उसे खुद भी नहीं पता था वो किचन में क्यों चला आया। वो अभी तो टीवी देख रहा था, फिर जाने क्या सोचकर वो किचन में चला आया। वो ज़हनी तौर पर गायब था कहीं। बाज़ औक़ात इंसान का अपने जहन पर भी इख्तियार नहीं रहता। उसने एक नजर उस लड़की को देखा जो शायद उसके किसी जवाब की मुंतजर थी। जवाब तो उसके पास खुद भी नहीं था, तो उसको क्या जवाब देता। वो किचन से बाहर निकलकर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। बड़ी देर के बाद वो किचन के कामों से फारिग हुई तो थकावट के साथ साथ आंखें नींद से बोझल होने लगी। वो कमरे में चली गई। वो भी तक जाग रहा था। लैपटॉप पर कोई काम कर रहा था शायद। वो फर्श पर अपना बिस्तर बनाने लगी। उसकी निगाहें वो मुसलसल खुद पर महसूस कर सकती थी। आपके लिए चाय लाऊं जी? नहीं, उसने संजीदगी से जवाब दिया। आप कुछ परेशान लग रहे हैं जी। पता नहीं क्या सोचकर उसने ये कहा, जबकि वो हैरत से उसे देखने लगा। वो कब से उसका चेहरा पढ़ने लगी। नहीं तो मैं क्यों परेशान होऊंगा। उसने नफी की, लेकिन दिल की बात की नफी नहीं कर सका। जब दादी यहाँ नहीं होती तो आप खाना होटल से लाते हो जी? नहीं, मैं खुद बनाता हूँ। उसकी नजरें लैपटॉप पर थी। आप खुद? उसने बेयकीनी से पूछा। हाँ, क्यों इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? जी वो हमारे गांव में तो मर्द खाना नहीं बनाते, लेकिन ये गांव नहीं है। गांव और शहर में जमीन आसमान का फर्क है। अब वो कोफ्त में मुब्तला होने लगा। जी, आपने अपनी माँ को देखा है? हाँ, उसने एक लफ्जी जवाब दिया और वो खामोश हो गई। अच्छा,
तुम्हें खाना बनाना तुम्हारी माँ ने सिखाया? पता नहीं क्या सोचकर उसने पहली बार उस लड़की से सवाल किया। नहीं जी, हमने तो अपनी अम्मी को देखा भी नहीं है, वो हमारे बचपन में ही गुजर गई थी। खाना बनाना तो हमने खुद ही सीख लिया। आपको अच्छा लगा हमारे हाथ का खाना? हाँ, ठीक ही था। हालांकि वो उसके खानों का असीर हो चुका था। फिर उसने और कोई सवाल नहीं पूछा। वो चादर ओढ़ कर लेट गई और वो भी लैपटॉप रख कर लेट गया। वो छुट्टी का दिन था, इसलिए उसे बेदार होने की कोई जल्दी नहीं थी। वो 10 बजे तक सोता रहा और 10 बजे के बाद जब उसकी नींद मुकम्मल हो चुकी थी तो वो फ्रेश होने वॉशरूम चला गया। जब बाहर निकला तो उसकी ब्लैक कलर की शर्ट बेड पर पड़ी हुई थी। मतलब आज उसे ब्लैक शर्ट पहनने को कहा जा रहा था। अब वो उसी के इस्त्रीशुदा कपड़े पहनने लगा था। जब उसके हाथ की बनी चाय पी सकता है, खाना खा सकता है, तो कपड़े पहनने में भी कोई हर्ज नहीं था। लेकिन एक बात उसे अभी तक समझ नहीं आई, इस लड़की को कैसे पता चल जाता है कि वो किस टाइम बेदार हुआ है और उसी वक्त वो शर्ट लाकर बिस्तर पर रख देती है। फिर जब उसके सर में दर्द होता है या फिर चाय पीने का मूड होता है तो बिना कहे वो उसके लिए चाय बना कर ले आती है। हालांकि उसने रिवायती शौहरों वाला ऐसा कोई हुक्म कभी नहीं सुनाया था, लेकिन वो खुद बिना कहे उसके सारे काम करती थी। वो रिवायती बीवियों वाले सारे फर्ज निभा रही थी, लेकिन इस सब के बावजूद भी वो उसे कबूल नहीं कर सकता था। उसमें वो एतमाद, वो शऊर ही नहीं है जो उसे एक बीवी में चाहिए था। वो खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरती ही तो सब कुछ नहीं हुआ करती, और ना सिर्फ खूबसूरती के साथ पूरी जिंदगी गुजारी जाती है। हर इंसान की तरह उसे भी हुस्न मुतासिर करता है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं था कि एक इंसान को खूबसूरत बनाने के लिए सिर्फ हुस्न ही काफी हो। हुस्न के अलावा भी कई और चीजें इंसान को खूबसूरत बनाती हैं। कंघी करके वो नीचे चला गया। तब तक वो नाश्ता लगा चुकी थी। नाश्ता करके यूं ही लॉन में अखबार लेकर बैठ गया। छुट्टी का दिन था, इसलिए जहन बिल्कुल फ्रेश था। वैसे उसे अखबार पढ़ने की आदत तो नहीं थी, लेकिन यूं ही टाइम पास के अंदाज में वो अखबार की हेडलाइंस पर नजरें दौड़ाने लगा। छुट्टी के दिन उसकी कोई खास मसरूफियत नहीं हुआ करती। वो हमेशा छुट्टी का दिन घर पर ही गुजारता। आम नौजवानों की तरह कोई खास दोस्ती भी नहीं थी उसकी। उसने अपना सारा वक्त अपनी होने वाली जीवन साथी के लिए समेट रखा था, लेकिन उसके ख्वाब रेजा रेजा हो चुके थे। दादी के आने में भी एक हफ्ता बाकी था। अचानक अखबार पढ़ते पढ़ते उसे एहसास हुआ कोई उसे देख रहा है। उसने निगाहें उठाकर दाईं बाईं जानिब देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। वो एक बार फिर अखबार पढ़ने लगा, लेकिन कुछ लम्हे बाद उसे फिर एहसास हुआ जैसे कोई उसे मुसलसल देख रहा है। अब की बार उसने दाईं बाईं देखा और फिर सामने देखा तो उसे पता चला वो लड़की किचन की खिड़की जो बाहर लॉन की तरफ खुलती है वहां से छुपके उसे देख रही थी। वो उसकी चोरी पकड़ चुका था और उसे देखकर वो खिड़की से गायब हो गई। उसे कुछ अजीब लगा। 2 दिन पहले जब सुबह के वक्त वो गहरी नींद सो रहा था, अचानक एक आवाज से उसकी आंख खुली। तब उसने देखा वो लड़की हाथ बांध कर बड़े गौर से उसे देख रही है। उसे हैरत का झटका लगा था। फिर उसने चादर ओढ़ ली और चादर के अंदर से आंखें खोलकर उस लड़की को देखने लगा जो मुसलसल उसे देखे जा रही थी। उसे पता नहीं था कि वो भी उसे देख रहा है। अगर उसे पता होता तो शायद वो गड़बड़ा कर बाहर निकल जाती। उस सुबह वो काफी देर तक उसके बारे में सोचता रहा और आज एक बार फिर वो उसे मुसलसल घूर रही थी। क्या वो हमेशा उसे ऐसे ही घूर कर देखती है जब वो चाय पी रहा होता है या वो खाना खा रहा होता है? लेकिन क्यों? उस दिन वो उसके कपड़े इस्त्री करने लगी जब अचानक उसे याद आया कि वो दूध की डेगची चूल्हे पर रख कर आई है। वो तो अब उबलने वाला होगा। वो भागती हुई किचन में गई, चूल्हे का बटन बंद किया, दूध उतार कर साइड पर रखा। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए कमरे तक आई। कमरे से उसे अजीब बदबू का एहसास हुआ। उसने इस्त्री की तरफ देखा और ये देखकर जैसे उसके सर पर आसमान गिर गया। वो शर्ट जल चुकी थी। वो भागती हुई इस्त्री तक गई। उसने अपने माथे पर जोर से हाथ मारा। ये क्या कर दिया मैंने? ये तो उनकी पसंदीदा शर्ट थी। अब क्या होगा अल्लाह? अब तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। क्या कहूंगी उनसे? कैसे बताऊंगी? वो तो पहले भी बहुत नाराज रहते हैं। अब उन्हें इस शर्ट का पता चलेगा तो और भी नाराज हो जाएंगे। वो ऑफिस से वापस आ गया, लेकिन वो उसे शर्ट के बारे में ना बता सकी। खाने के वक्त भी उसकी हिम्मत नहीं हुई। रात को सोते वक्त भी वो उसे बताना चाहती थी, लेकिन हिम्मत ही नहीं पैदा कर पा रही थी। वो उसकी गैर मामूली तब्दीली को नोट कर रहा था। पता नहीं कहाँ गुम थी, किस टेंशन में थी। जब से वो ऑफिस से आया है वो उसे किसी परेशानी में मुब्तला लगी। खाने के दौरान भी उसने जग के साथ गिलास नहीं रखा। चाय में भी चीनी की जगह नमक डालकर आ गई। उसने उसे तो कुछ नहीं कहा,
لیکن وہ کچھ نیا پن محسوس ضرور کر رہا تھا، لیکن وہ خود بتا نہیں رہی تھی اور وہ تو اس سے زندگی بھر نہیں پوچھتا۔ صبح جب وہ ناشتہ کر کے آفس جانے لگا تو پیچھے سے آواز دے کر اس نے روک دیا۔ پیچھے سے آواز دینا ضروری تھا محترمہ، اب بتاؤ کیا چاہیے؟ وہ خاموش نظریں جھکا کر کھڑی تھی، شاید کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ اب آپ کچھ بولیں گی یا میں بیٹھ کر آپ کے بولنے کا انتظار کروں؟ ویسے بھی مجھے آفس جانے میں تو بالکل بھی دیر نہیں ہو رہی۔ وہ طنز کے تیر چلا رہا تھا۔ جی میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اس نے ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہا۔ جی ہم وہی سننے کے لیے تو کھڑے ہیں محترمہ۔ وہ غلطی سے آپ کی شرٹ استری کرتے ہوئے جل گئی۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، اور وہ پتہ نہیں کیا کیا سوچ چکا تھا کل سے، اور اب پتہ نہیں رو کیوں رہی تھی۔ اوکے اوکے کوئی بات نہیں، لیکن وہ آپ کی پسندیدہ شرٹ تھی جی، وہ نیلی والی۔ اس نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ کہہ دیا نا کوئی بات نہیں، اب یہ مگر مچھ کی طرح آنسو مت بہاؤ۔ اسے اس کے آنسوؤں سے تکلیف ہونے لگی تھی۔ وہ جانے کے لیے دروازے کی طرف مڑا، پھر کچھ سوچ کر واپس اس کے پاس آیا۔ تو تم آسانی سے یہ بات مجھ سے چھپا سکتی تھی، اتنی ساری شرٹس میں سے میں اپنی ہر شرٹ کا حساب تو نہیں رکھتا، پھر تم نے اپنی غلطی کیوں بتائی؟ میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا جی، آپ سے جھوٹ بول سکتی ہوں لیکن اپنے آپ سے تو نہیں، اور میں اپنی نظروں سے کبھی نہیں گرنا چاہتی، اور اگر آج میں جھوٹ بولتی تو میں چوری کرتی، اور چوری چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، چوری چوری ہی ہے جی، اور چوری کرنے والا اور جھوٹ بولنے والا زندگی میں کبھی نہ کبھی منہ کے بل ضرور گرتا ہے۔ اسے حیرت کا جھٹکا لگا، پتہ نہیں کتنی پاگل لڑکی تھی، ایسی لڑکیاں بھی دنیا میں ہوتی ہیں، پتہ نہیں لڑکیوں کی یہ کون سی قسم ہے، بیویاں تو بڑے سے بڑے جھوٹ بول کر اپنے شوہروں کو بے وقوف بناتی ہیں، ان سے کئی باتیں چھپاتی ہیں، اور یہ ایک معمولی شرٹ کے لیے اتنا چھوٹا جھوٹ بھی نہیں بول سکی۔ وہ سارا راستہ اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس رات وہ اپنے بستر پر یوں ہی لیٹا تھا جب وہ اس کے کمرے میں آئی۔ اس کے ہاتھوں میں دودھ کا ایک گلاس تھا۔ وہ ہمیشہ رات کو سونے سے پہلے اس کے لیے دودھ لانا نہیں بھولتی تھی۔ وہ ایک مشرقی بیوی کے روپ میں بالکل پوری اترتی تھی۔ کبھی کبھی وہ اس لڑکی کو بالکل بھی سمجھ نہیں پاتا تھا، وہ اسے جتنی بدتمیزی سے بات کرتا یا کبھی کبھی غصے سے بات کرتا تو وہ جواباً خاموش ہو جاتی۔ دوسری بیویوں کی طرح لڑتی جھگڑتی بالکل بھی نہیں تھی، لڑنا تو دور، وہ کبھی اپنی صفائی بھی پیش نہیں کرتی تھی۔ وہ اپنے دوستوں کی جب شکایتیں سنتا تھا جو اپنی اپنی بیویوں کے بارے میں وہ کرتے تھے تو حیران ہو جاتا تھا کہ کون سی بیوی صحیح قسم کی ہے، ایک ان پڑھ جاہل گاؤں کی لڑکی یا وہ پڑھی لکھی ماڈرن لڑکیاں جو اپنے شوہروں پر حکومت کرتی ہیں، نہ کھانا بنانا، نہ بچوں کو سنبھالنا، ہر وقت میک اپ سے لدے رہنا، ہنس ہنس کے ہر مرد سے باتیں کرنا۔ اسے اس قسم کی عورتیں کچھ عجیب لگتی تھیں، لیکن وہ اپنی زندگی میں ایک بہت مختلف لڑکی دیکھ رہا تھا، ایک ایسی لڑکی جو اس نے آج تک کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ایک وہ بیویاں تھیں جو شوہروں کی ہر بات پر اعتراض کرتی تھیں، اور ایک یہ ہے، اگر اس سے کہا جائے کہ رات سفید ہے تو یہ اپنے شوہر کی ہاں میں ہاں ملائے گی۔ یہ لڑکی تو اپنے شوہر کو مجازی خدا سمجھتی تھی، ہر بات ماننے والی، ہر کام کرنے والی۔ ایک بار اس کے آفس کے ایک دوست نے اسے پوچھا تھا کہ اسے کس قسم کی بیوی چاہیے، وہ کوئی جواب نہیں دے سکا۔ اسے ابھی تک معلوم ہی نہیں تھا کہ بیویوں کی بھی اقسام ہوتی ہیں۔ اس نے دودھ کا گلاس اس کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ وہ دودھ پیتے ہوئے اسے مسلسل اپنی نگاہوں کے حصار میں لیے ہوئے تھا، اور وہ نگاہیں جھکائے کھڑی تھی۔ کتنی عجیب لڑکی تھی، کسی اور تو کیا شوہر سے نگاہیں ملاتے ہوئے بھی شرماتی تھی۔ وہ پہلی بار اس کی اس ادا سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ رہتے ہوئے اسے 20 دن ہو چکے تھے، اور ان 20 دنوں میں اس نے نوٹ کیا تھا کہ وہ لڑکی کبھی جھوٹ نہیں بولتی، بنا مقصد بنا مطلب کبھی کوئی بات نہیں کرتی، نماز پابندی سے ادا کرتی ہے، اور کئی بار اس نے صبح صبح اسے قرآن پاک کی تلاوت کرتے بھی سنا تھا۔ وہ اب نیچے فرش پر اپنا بستر ڈال کر سو رہی تھی۔ اس نے کبھی نہیں کہا کہ میرا حق ادا کرو، بیڈ پر سونا میرا حق ہے۔ وہ ہمیشہ رات کو سونے سے پہلے کوئی نہ کوئی عجیب سا ٹاپک پکڑ کر اس پہ مختلف سوالات کرتی تھی، اور وہ بس ہاں ہاں میں، یا کبھی کبھی تو اسے غصے سے جھڑک بھی دیتا تھا، مگر وہ کبھی اس کے غصے پر ناراض نہیں ہوتی تھی، کوئی شکوہ نہیں کرتی تھی۔ لیکن آج وہ خاموشی سے سونے کے لیے لیٹ رہی تھی۔ اسے ہمیشہ رات کو اس لڑکی کی باتیں بہت بری لگتی تھیں، لیکن عجیب بات تو یہ تھی کہ اگر وہ لڑکی بات نہ کرتی تو وہ الجھن کا شکار ہو جاتا، اور آج بھی جب وہ بنا کوئی بات کیے سو رہی تھی تو اسے ایک عجیب کرب کا احساس ہوا۔ سو رہی ہو تم؟ پہلی بار اس نے خود سے اسے مخاطب کیا۔
जी कुछ चाहिए था आपको? वो एकदम चाको चौबंद होकर खड़ी हो गई। वो इस तरह जल्दबाजी में उसके खड़े होने पर हंस दिया। नहीं, वो वो ये तुम हमेशा यही कपड़े क्यों पहनती हो? उसने बात करने के लिए अजीब व गरीब सवाल शुरू किया। उसने गौर से अपने कपड़ों को देखा, जो सादा से लॉन के कपड़े थे। जी वो बाकी मैले थे, वो इसलिए। उसने हैरान होकर जवाब दिया। कितने जोड़े हैं तुम्हारे? जी 5। उसने सादगी से जवाब दिया, जबकि वो हैरान हुआ। जिस लड़की का शौहर लाखों के हिसाब से तनख्वाह लेता हो, उसकी बीवी के पास सिर्फ 5 सादा लॉन के कपड़े हैं। ये बात उसे बहुत अजीब लगी। उसके खुद के हजारों कपड़े थे और उसने कभी कुछ नहीं मांगा। उसके पास कपड़े, जूते, जो भी चीज नहीं थी, उसने अपने लिए उससे कभी कुछ नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? उसे मांगना चाहिए था। ये उसका हक था। वो उसका तुमने पहले क्यों नहीं बताया? वो दुख से पूछ रहा था, जबकि वो नजरें झुका गई, जैसे उसने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। अच्छा ठीक है, हम कल को चलेंगे शॉपिंग पर, फिर ले लेना अपने लिए कपड़े, और भी तुम्हें जो कुछ चाहिए हो वो भी। ओके? जी। अच्छा अब सो जाओ। वो सोने के लिए लेट गई तो उसने लैंप ऑफ कर दिया। अब उसे भी अच्छी नींद आती। वो साबका तजर्बात से ये नतीजा अखज कर चुका था कि जब भी वो लड़की उससे बात नहीं करती, उसे नींद बड़ी देर से आती है। रात तकरीबन गुजर चुकी थी। दूर दूर से कहीं मुअज्जिन की आवाज आ रही थी। उसने सोते सोते महसूस किया कोई उसके माथे पर हाथ रखे हुए है। वो करंट खाकर उठा। वो उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। उसे उठता देखकर वो घबरा गई। उसे इतनी सुबह सुबह उसका छूना बहुत बुरा लगा। गुस्से की शदीद लहर उसके जिस्म में पैदा हो गई। पूरा जिस्म जैसे जलने लगा। वो कंबल को परे धकेल कर बिल्कुल उसके बराबर खड़ा हो गया। वो सहमे हुए निगाहें नीचे झुकाकर खड़ी थी। उसके दिल में उस वक्त आग लगी हुई थी। उसे पता नहीं था उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, लेकिन वो मजीद अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? क्या समझती हो तुम खुद को? और क्या सोच कर तुमने मुझे हाथ लगाया? मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं तुम्हें बीवी का दर्जा कभी नहीं दे सकता। तो जबरदस्ती मेरी जिंदगी में घुसने की कोशिश मत करो। ओके? ना तो मैं तुम्हें कभी कबूल कर सकता हूँ और ना कभी करूंगा। इसलिए ये रिवायती बीवियों वाली हरकतें करना बंद करो। वो चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहा था। अंदर के लावे को बाहर आने का रास्ता मिल चुका था। उसका पारा एकदम से चढ़ा था। वो बदस्तूर सर नीचे किए खड़ी थी। उसने महसूस किया उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। गेट आउट, उसने चिल्ला कर कहा। फिर उसे याद आया कि वो जाहिल गंवार लड़की इंग्लिश नहीं समझ सकती है। इसलिए उसने उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती अपने कमरे से बाहर निकाला और कुंडी लगाकर बेड पर बैठ गया। उसका खून खौलने लगा था। काफी देर बाद जब वो खुद को नॉर्मल करने में थोड़ा कामयाब हुआ तो दोबारा बिस्तर पर लेट गया। फिर जाने कब उसकी आंख लगी। छुट्टी का दिन था, इसलिए उसे बेदार होने की कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन 10 बजे अलार्म ने अपने होने का एहसास दिलाया। वो उठकर वॉशरूम में घुस गया। सर में हल्के दर्द का भी एहसास हुआ। सुबह 6 बजे वाला वाकया अभी भी जहन में ताजा था। वो नहाकर जब बाहर निकला तो ठटक गया। उसकी शर्ट आज बेड पर नहीं पड़ी हुई थी। ऐसा पहली मर्तबा हुआ था कि वो नहाकर निकला हो और बेड पर शर्ट ना हो। उसे कुछ अजीब लगा। उसने अलमारी में से एक शर्ट निकाल कर पहन ली और नाश्ते के लिए नीचे चला गया। नाश्ते के दौरान उसे दूसरी हैरत तब हुई जब उसे टेबल पर नाश्ता नजर नहीं आया। यह भी पहली मर्तबा हुआ था, वरना वो हमेशा उसके जागते ही मेज पर नाश्ता सजा दिया करती थी। तो इसका मतलब वो नाराज है, उसने सोचा। नाराज है तो होती रहे नाराज, मैंने क्या किया है? तूने अच्छा भी तो नहीं किया। कितनी बुरी तरह से पेश आए थे उससे। दिल से आवाज आई। वो किचन में चला गया और खुद अपने लिए नाश्ता बनाने लगा। फिर एकदम उसे महसूस हुआ उसे नाश्ता बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इतने दिनों से वो उसके हाथों का नाश्ता खा रहा था। खुद खाना बनाने की तो उसकी आदत ही छूट गई थी। वो बिना नाश्ता बनाए किचन से बाहर निकल आया। फिर यूं ही सोफे पर ढेर हो गया। एक सोच जो पहली बार उसके जहन में आई, वो कहाँ है? ये सोचकर वो खड़ा हो गया। पूरे घर के कमरों में उसे तलाश करने लगा, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। उसकी टेंशन में मजीद इजाफा हुआ। वो ऐसे तड़पने लगा जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए। कहाँ चली गई? वो सीढ़ियां उतरते हुए सोच रहा था। जहां चली गई चली गई, इससे उसे क्या? वो भी कहाँ उसे इस घर में रखना चाहता था। अच्छा वो खुद ही चली गई। वैसे भी किसी न किसी दिन तो उसे जाना ही था ना। नहीं नहीं, वो हमेशा यही चाहता था कि वो चली जाए, लेकिन आज जब वो चली गई तो वो इस तरह परेशान क्यों था?
وہ خوش کیوں نہیں تھا جبکہ اصولاً تو اسے بہت زیادہ خوش ہو جانا چاہیے تھا؟ کیا وہ اس لیے پریشان ہے کہ جب دادی واپس آئیں گی تو وہ انہیں کیا جواب دے گا؟ نہیں نہیں، دل سے فوراً آواز آئی، وہ دادی کے لیے نہیں، خود اپنے لیے پریشان تھا۔ مگر کیوں؟ اس نے دل سے پوچھا۔ کیونکہ تم اس سے پیار کرنے لگے ہو۔ دل نے ایک عجیب انکشاف کر دیا، وہ گم سم ہو گیا۔ یہ کیا کہنا چاہ رہا تھا دل؟ وہ اس اس سے وہ اس سے پیار کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو وہ تو اس سے شدید نفرت کرتا تھا، شدید نفرت۔ نہیں، دل جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے دل کو جھٹلانے کی کوشش کی مگر وہ ایسا کر نہیں سکا کیونکہ دل جھوٹ نہیں سچ بول رہا تھا۔ ہاں ہاں، میں اس سے پیار کرتا ہوں، بہت پیار۔ مجھے صرف اس کی عادت نہیں ہو گئی، میں اس سے پیار بھی کرنے لگا ہوں۔ مگر وہ کہاں ہے؟ اس نے چلا چلا کر پورے گھر سے پوچھا اور جواباً پورا گھر خاموش تھا۔ اسے زندگی میں پہلی بار اپنے ہی گھر میں اکیلے پن کا احساس ہوا۔ اسے پہلی بار گھر کی خاموشی ڈرا رہی تھی۔ اسے پہلی بار انکشاف ہوا، وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ وہ جسے اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتا تھا وہ یہی لڑکی تھی۔ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتی، اس سے پیاری اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اتنی معصوم، اتنی سچی، اسے جیون ساتھی کے روپ میں صرف یہی لڑکی چاہیے تھی، اور تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی اس کے جیسی۔ ایسی لڑکی دنیا میں کہیں نہیں ہے جو اس کے اتنے غصے کے باوجود خاموش رہے، جو اس کے جاگتے ہی ناشتہ لگا دے، اس کے مانگنے سے پہلے اسے چائے پلا دے۔ اتنے صبر والی، قناعت والی لڑکی اور کہاں ہوگی؟ واقعی اگر دادی اس پر بھروسہ کرتی تھیں تو بالکل صحیح کرتی تھیں۔ وہ واقعی اپنے پوتے کے لیے سب سے اچھی بیوی ڈھونڈ کر لائی تھیں۔ اگر وہ خود ہی ان کی مرضی کے خلاف کسی ماڈرن لڑکی سے شادی کرتا تو کیا ہو جاتا؟ وہ لڑکی کیا گھر کے کام کرتی؟ کیا اس میں اتنا صبر ہوتا؟ کیا وہ اس کے اس طرح چلانے پر خاموش ہوتی؟ نہیں نہیں نہیں، وہ پہلی بار اس کی کہی ہوئی ساری باتیں یاد کر رہا تھا۔ کیا؟ بیوٹی پارلر؟ یہ ٹی بی کرنٹ تو نہیں مارتا جی؟ ہمارے گاؤں میں پہلے مرد کھانا کھاتا ہے، پھر عورت اس کا بچا ہوا کھانا کھاتی ہے۔ آپ کو گاڑی چلانا آتا ہے جی؟ یا اللہ، مجھے اپنے گھر سے خالی ہاتھ مت لوٹائیں۔ میں آپ سے جو مانگ رہی ہوں وہ مجھے دے دیں۔ جی وہ آپ کی نیلی شرٹ جل گئی۔ آپ سے جھوٹ بول سکتی ہوں، خدا سے تو نہیں، وہ تو سب جانتا ہے۔ آپ سے جھوٹ بول کر میں بچ بھی جاؤں تو خدا سے کیسے جھوٹ بول سکتی ہوں؟ اوہ میرے اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ کیوں کر دیا؟ میں نے اس سے اتنی بدتمیزی سے بات کی تھی صبح، مجھے کیوں اتنا غصہ آ گیا تھا؟ حالانکہ اس نے ایسا بھی کچھ غلط نہیں کیا تھا، صرف ہاتھ ہی تو لگایا تھا۔ اور میں، اور وہ اتنی اچھی تھی، اس نے کوئی شکوہ، کوئی شکایت تک نہیں کیا۔ لیکن وہ کہاں چلی گئی؟ پلیز واپس آ جاؤ، میں تمہیں پھر کچھ نہیں کہوں گا، ہم دونوں مل کر پیار محبت سے رہیں گے۔ میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا، بانی لوٹ آؤ۔ اسے اپنے گالوں پر نمی کا احساس ہوا۔ وہ بھاگتے ہوئے پورچ میں گیا، گاڑی میں بیٹھ کر ریلوے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا۔ گاڑی وہ فل اسپیڈ سے چلا رہا تھا۔ اتنے رش میں اتنے اسپیڈ سے گاڑی چلانا خطرے سے خالی نہیں تھا، لیکن وہ ہر خطرے سے انجان بس جلدی جلدی ریلوے اسٹیشن پہنچ جانا چاہتا تھا۔ کئی بار اس کی گاڑی دوسری گاڑیوں سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ وہ ریلوے اسٹیشن کے بالکل پاس پہنچ چکا تھا۔ گاڑی سے نکل کر وہ بھاگتے ہوئے اسٹیشن تک گیا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ ابھی تو ریل گاڑی آئی ہی نہیں ہوگی، یا پھر آ کر… وہ بھاگ کر بینچ پر بیٹھے اس انسان تک گیا جو پتہ نہیں کن خیالوں میں گم تھا۔ ایکسکیوز می جناب، یہ ریل گاڑی کی ٹائمنگ کیا ہے؟ اس آدمی نے حواس باختہ مخاطب کو دیکھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے گاڑی نکل چکی ہے۔ اسے لگا جیسے وہ آدمی کہہ رہا ہو کہ آپ کی تو جان نکل چکی ہے۔ اس کے جسم میں خون کی گردش اچانک رکنے لگی۔ وہ مایوس، ساری دنیا سے بیزار گھر لوٹ آیا اور صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ ایسے کیسے جا سکتی ہے وہ؟ مجھے چھوڑ کر وہ نہیں جا سکتی۔ اتنی معمولی سی غلطی کی اتنی بڑی سزا کون دیتا ہے؟ کیا سب کچھ ختم ہو گیا؟ سب کچھ؟ اب کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا کیا؟ وہ سر تھامے صوفے پر بیٹھا تھا جب اسے اپنے بالکل پاس کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی۔ وہ اس کے بالکل پاس کھڑی تھی، اس سے کچھ فاصلے پر۔ وہ کرنٹ کھا کر کھڑا ہوا۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے کیوں گئی تھی تم؟ وہ کرنٹ کھا کر کھڑا ہوا تھا۔ جی وہ ہم تو یہی تھے۔ اس نے اس کی بات نہیں سنی، آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔
वो इस तरह से उसके गले लगाने से हैरान भी थी और खुश भी। अब आइंदा तुम कभी मुझे छोड़कर मत जाना, ओके? चाहे मैं तुम्हें जितना मर्जी डांटूं, ओके? जान निकल जाती है मेरी। हम सब कुछ फिर से शुरू करेंगे। तुम एक बार फिर से दुल्हन बनोगी और इस बार तुम्हें कमरे से बाहर निकालने के बजाय बाहों में समेट लूंगा। खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सुबह उसके मुंह से निकलने वाले शोले सुनकर तो टूट ही गई थी। उसे लगा था अब उसकी जिंदगी का तो कोई मकसद ही बाकी नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो गया। वो कमरे से निकलकर उसके बराबर वाले कमरे में जाकर रोती रही और रोते रोते वो कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। उसकी आंख तब खुली जब उसने सुना कि कोई उसे पुकार रहा है। वो भागकर खिड़की तक गई तो उसके शौहर मोहतरम जो सुबह आग बरसा रहे थे अब बड़ी बेताबी से अपनी जोजा मोहतरमा को ढूंढ रहे थे। उसे हैरत भी हुई और अच्छा भी लगा। वो बहुत देर तक खिड़की से उसकी उदास शक्ल देखती रही। फिर उसने चिल्ला चिल्ला कर अपनी मोहब्बत का इजहार किया उन दीवारों के सामने, इस घर के अंदर। लेकिन वो नहीं जानता था कि जिसके लिए वो इकरार कर रहा है वो उसके बहुत करीब है। वो जानती थी कि वो उससे प्यार करने लगा है। वो कई बार उसके चेहरे पर अपने लिए मोहब्बत का पैगाम पढ़ चुकी थी, लेकिन वो इकरार नहीं कर रहा था क्योंकि अभी तक खुद उसके दिल ने इकरार नहीं किया था। रात के 2 बजे उठकर बिरयानी खाई जाती है। जनाब चोरी चोरी कीमा प्लेट में निकाल कर डालकर खाने लगते हैं। गाड़ी में बैठकर चुपके चुपके उसे देखा जाता है। सिर्फ इकरार करने में मुश्किल पेश आ रही थी जनाब को। उसके मुंह से अपने लिए मोहब्बत का इकरार सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा। वो उस वक्त उसके पास जाना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि वो उसके करीब है, वो कहीं नहीं गई, लेकिन वो उसे तंग करना चाहती थी। जिस शौहर मोहतरम ने उसे इतने दिन तक तंग किया वो भी अपना बदला वसूल करना चाहती थी। सुबह वो उससे गुस्सा थी, नाराज थी, रोई थी, लेकिन अगर आज की सुबह वो सब कुछ ना हुआ होता तो वो कभी अपनी मोहब्बत का इकरार ना करता। ये तकदीर कातिब का फैसला था। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बेशक कोई है जो हमारी हर सोच पर इख्तियार रखता है और हमारे लिए बेहतर फैसले तजवीज करता है। वही है जो इस पूरी कायनात को चला रहा है। ये सारी दुनिया जिसके मातहत है वही तो खुदा है। उसने तशक्कुर आमेज निगाहों से ऊपर आसमान की तरफ देखा। बेशक जोड़े वो ही बनाता है आसमानों पर। वो अपने इंसानों में कभी फर्क नहीं करता, ना देहाती, ना शहरी, ना अमीर और ना गरीब में। वो सबको 2 आंखें, 2 कान, 2 हाथ और 2 पाँव नवाज कर भेजता है। फर्क तो सिर्फ इंसान करते हैं।